ठीक। तो हेडिंग तो डली है होगी, पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सेक्युलर। ठीक। अब हम बात करें पंथ निरपेक्ष, तो सेक्युलरिस्ट कंट्री है या नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष को देखो, सेक्युलरिस्ट ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। तो बात देखिए, पंथ निरपेक्षता हम ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन पंथ निरपेक्ष क्या है हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में। कैसे हमने पीछे समाजवाद देख लिया, यानी सबसे पहले देख लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हैं, हम हैं या नहीं हैं। ठीक, ये हमने बात कर ली। और फिर हमने समाजवाद की बात कर ली। समाजवाद हमने देखा था दो तरीके समाजवाद यही हैं कि एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, एक मार्क्सवाद का समाजवाद है। तो मार्क्स कैसे समाजवाद को मानते हैं, उनके ये समाजवाद जो राजनीति विज्ञान में जो 4 तत्व हैं वो भी वो पाना चाहते हैं समाजवाद को, और लोकतांत्रिक समाजवाद वाले भी वैसे समाजवाद लाना चाहते हैं। फिर हमने देखा इन दोनों से डिफर हटके, थोड़ा सा हटके भारतीय समाजवाद कैसा है, वो कौन सा केस है? DS नकारा केस 1982 में हुआ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 बातें बताई मुख्य मुख्य कि भारत का समाजवाद कैसा है। फिर उन्होंने डिफाइंड किया कि, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय समाजवाद पूरी तरह से पूंजीवाद नहीं है। तो भारतीय समाजवाद है पूंजीवाद के विरोध में नहीं है। समाजवाद और पूंजीवाद आपस में एक दूसरे के विरोध में है। तो भारतीय समाजवाद जो है वो पूरी तरीके से समाजवाद है, और वैसा जो समाजवाद जैसे 4 तत्व है वैसा भी नहीं आ रहा है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह भी नहीं है और मार्क्सवाद के समाजवाद की तरह नहीं है, और पूरी तरह पूंजीवाद जो कहता है वैसा भी नहीं चल रहा है। इन दोनों का सह अस्तित्व बना हुआ है कि हमें समाजवाद भी लाना है, कि हमें समाजवाद के वो 4 तत्व भी लाने हैं। और पूंजीवाद क्या कहता है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, कितना पैसा कमाना चाहे बढ़ जाए, उतना ऊपर हम बढ़ जाए, कोई तकलीफ नहीं है। तो भारत में ऐसा भी आपको दिखेगा कि कई लोग पैसे वाले हैं, वो बढ़ाते रहते हैं। और भारत में आपको समाजवाद के जो 4 तत्व हैं मुख्यतः से, कि संपत्ति का समाजीकरण, दूसरा क्या है समानता में विश्वास, तीसरा मजदूर और वंचित वर्गों के कल्याण में करना है, और हमें शोषण विहीनता करनी है। ये 4 तत्व भारत इनको भी पाना चाहता है। और पूंजीवाद जो कहता है कि आप पूंजीपति को बढ़ने दो, भारत ऐसा भी करता है। तो इन दोनों के बीच में ना भारत समाजवाद है पूरा और ना पूंजीवाद है, इन दोनों के बीच का सह अस्तित्व बना हुआ है इन दोनों के बीच में। ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा केस में कहा था कि भारत क्या है, इन दोनों के बीच सह अस्तित्व है। पूंजीवाद का हमने बताया ना कि जब पूंजीवाद, ये 2 विचारधारा चल रही थी, एक पूंजीवाद और फिर हमने दूसरी पढ़ी थी समाजवाद। ठीक, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ भारत देश, उसके साथ में कई सारे देश छोटे छोटे उसी काल में आसपास कई छोटे छोटे देश अलग अलग आज़ाद हुए थे। तो उनके सामने ये संकट था कि वो अपनी विचारधारा को पूंजीवाद की तरफ मोड़ते हुए चलें या समाजवाद की तरफ अपनाते हुए चलें। ठीक है, तो किस ग्रुप की तरफ हम ज़्यादा जाएं, कौन सा हम पे हावी होगा, किसकी विचारधारा हम पे ज़्यादा हावी होगा। तो ये लोग, कुछ लोग जोर लगा रहे हैं पूंजीवाद लगा रहे कि पूंजीवाद को अपना लो, कुछ लोग समाजवाद पे जोर अपना रहे थे। ठीक है, तो हम बात देखेंगे। फिर नेहरू जी ने, ऐसे नेहरू जी और इजिप्ट वगैरह और बहुत सारे देश लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया कि हम ना इधर हैं ना इधर हैं। हमने नैम नाम से एक ग्रुप बना लिया, नैम, नॉन अलाइंग मूवमेंट। हम ना इधर है ना इधर है, हमने अपना एक ग्रुप बना लिया कि हम अपना खुद का तीसरा रास्ता है। हम आगे पढ़ेंगे तो एक वर्ड चलेगा तीसरा विश्व। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि तृतीय विश्व के देश। तृतीय विश्व के एक विश्व ऐसा है, इन देशों जो ये मानते हैं एक विश्व इनका है, एक विचारधारा ये मानते हैं जो कुछ देश वो विश्व इनके हैं। और तृतीय विश्व के देश कौन से, जैसे भारत। ठीक है, भारत एक तृतीय विश्व देश में आएगा कि जो इन विचारधाराओं से हटके अपनी कुछ विचारधारा खुद की लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष को समझते हैं। पिछले वाले क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि समाजवाद क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, DS नकारा केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ऑर्डर दिए थे, और हमारी एक्चुअल में स्थिति क्या है समाजवाद को लेके, वो भी हम समझ में आ गया। ठीक है, और राजनीति विज्ञान में समाजवाद क्या, वो भी जब हम आगे हिस्ट्री पढ़ते चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री क्लास में, तब हम देखेंगे समाजवाद कार्ल मार्क्स का आएगा, वो कैसे करके उसने हावी हुआ था, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब पंथ निरपेक्ष समझेंगे कि पंथ निरपेक्ष हमारा भारत देश वो पंथ निरपेक्ष कैसे है कैसे नहीं है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक वर्ड होता है धर्मनिरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष, जो लिखा हुआ है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ये लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, और आगे कई जगह हम देखेंगे धर्म शब्द का यूज हुआ है हमारे संविधान में। जैसे जब ये बात हुई तो इस पर एक डिबेट भी हुई थी कि हमें जो रिलीजन, जैसे इंग्लिश में जब धर्म लिखा गया तो इंग्लिश में जब देखेंगे तो उसमें रिलीजन ही लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में जो कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे वहाँ रिलीजन लिखा हुआ है, जबकि इसका कुछ लोग सेक्ट बताते हैं कि सेक्ट कहते हैं, सेक्ट बोलते हैं पंथ को। तो सेक्ट नहीं लिखा हुआ है, रिलीजन लिखा हुआ है। तो जब रिलीजन का हिंदी में अनुवाद करना था, जब संविधान संशोधन हुआ था इसमें प्रस्तावना में, तो अनुवाद करना था, तो कई जगह डिबेट हुई थी कि आपको धर्म शब्द डालना चाहिए या पंथ शब्द डालना चाहिए।
आप धर्म से निरपेक्ष हैं या पंथ से निरपेक्ष हैं, ऐसे करके उस टाइम डिबेट चली थी, लेकिन फाइनली फिर डिसाइड हुआ कि पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में डाल दो आप, ठीक। लेकिन आगे जो संविधान के कई भाग हैं, जैसे हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे मोनिका, तो आगे कई जगह रिलीजन का ट्रांसलेट क्या किया, धर्म ट्रांसलेट किया गया है। आगे नहीं लिखा कि पंथ की स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा, ठीक है। जो हमने लिखा ना धार्मिक स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, तो हम वहाँ नहीं लिखा कि पंथ की स्वतंत्रता का अधिकार। तो फिर क्वेश्चन जब आगे बनेंगे भी तो हम वो भी समझेंगे कि आपको धर्मनिरपेक्ष बताना है या पंथ निरपेक्ष बताना है, ठीक है। वैसे व्यवहार में देखेंगे तो कुछ अलग है और जो संविधान में लिखा हुआ वो अलग है। मोटा मोटा वैसे संविधान जो मानता है वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही बात मानता है कि दोनों शब्द एक ही हैं। लेकिन जब हम व्यवहारिक तौर पर उतर आएंगे तो हम देखेंगे धर्म का मतलब क्या है, पंथ का मतलब क्या है, वही हमें यहाँ पे समझना है। फिर हम समझेंगे कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है। तो रिलीजन जो वर्ड है, ठीक, तो वो फ्रांस और ये सब यूरोप की कंट्री में ज़्यादा चलता था उस टाइम रिलीजन वर्ड। तो यहाँ पे जब धर्म से पहले हिंदी देखें, धर्म का मतलब जो दृढ़ धातु से मिलकर बना है, धर्म जो शब्द है दृढ़ धातु है उससे मिलकर ही बना है। और दृढ़ धातु का मतलब होता है धारण करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, धारण करना या धारण करने योग्य, जो धारण करने योग्य है, ठीक। फिर हमने एक बार पीछे पढ़ा भी था, हमने एक बार समझा था कि धर्म है तो धर्म का मतलब क्या है, जो धारण करने योग्य है। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का क्या है, एक धर्म की पढ़ा है काक चेष्टा वको ध्यानम, ठीक है। तो विद्यार्थी धर्म क्या है वो, यानी कि ऐसा नहीं कि विद्यार्थी के हिंदू मुस्लिम यहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी का जो कर्तव्य है, विद्यार्थी क्या काम करने के योग्य है, उसका क्या कर्तव्य है। तो उसका कर्तव्य क्या है कि वही काक चेष्टा वको ध्यानम हमने पढ़ा, विद्यार्थी धर्म है कुछ। फिर शिक्षक धर्म है, ऐसे ही पितृ धर्म है। फिर हम पुत्र धर्म देखेंगे, ठीक है। और ये भी मित्र धर्म है, शत्रु धर्म है, अलग अलग ये धर्म है। और जैसे आग का धर्म क्या है, आग का धर्म जलाना, ठीक है, आग का धर्म जलाना हो गया। तो अलग का जो एक धर्म है वो भी हम समझेंगे कि ऐसे आग का धर्म क्या, आग का धर्म क्या, पितृ शत्रु में और मातृ धर्म है। और हमने देखा शत्रु धर्म अलग है। उसके बाद हमने देखा किसी से आप ईर्ष्या करेंगे, उसका भी एक प्रकार का धर्म है ही है। अब काफ़ी देर हो गई ना। तो पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं कि धर्म यानी कि अब वो जो धर्म बता रहे हैं, जो फ्रांस में यूरोप में धर्म चलेगा तो उसमें क्या है, उनके हिसाब से ये धर्म का मतलब यही हो गया, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ठीक, हिंदू और क्रिश्चियन जो हैं, ईसाई लोग हैं और ये मुस्लिम लोग हैं। तो ये लोग जो लोग हैं इनके जो धर्म है, इनसे आपको निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थता, इनसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यानी कि हिंदू है, मुस्लिम है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो क्या कहता है, राज्य का कोई निश्चित धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य का मतलब बात कर रहे हैं, राज्य अंदर स्टेट की बात नहीं कर रहे, राज्य का मतलब एक देश की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमने बात करा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तब राज्य हो जाता है। तो राज्य का कोई एक तो निश्चित धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक। ये बता रहे हैं कि फ्रांस की जो हम बात आ रहे हैं तो उन्होंने कह रहा है कि धर्म है और सरकार जो है वहाँ पे वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। यानी कि अगर ये देश है इसमें ये धर्म के लोग हैं और ये राज्य की सरकार है, इन दोनों से कोई बीच में कोई रिलेशन थोड़ा बहुत भी नहीं है किसी प्रकार से। ये अपने मेंटेन सब चीज़ अपने आप करेंगे और ये अपनी तरफ से करेंगे। फिर हम देखेंगे कब कौन सा हावी किस पे हो रहा है बीच में, क्योंकि ये कुछ ऐसे जब उपद्रव कर देंगे तो इसमें सरकार को लॉस होगा, किसी वजह से क्योस मचेगा तो सरकार को बीच में दखल तो देनी पड़ेगी। और धार्मिक लोग वहाँ पर कुछ करेंगे, आंदोलन वगैरह करेंगे तो सरकार किस हद तक आएगी, किस हद तक करेगी। लेकिन सरकार का कोई निश्चित धर्म नहीं होगा। सरकार कहेगी हम क्रिश्चियन के हैं या फिर हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, ऐसे नहीं कहेगी हमारा धर्म जैसे ऐसा है। जैसे कुछ देशों में ना इस्लामिक देश है ना, तो वो अपने आप को बोलते हैं कि हम इस्लामिक देश हैं, तो वो उनका एक धर्म निश्चित कर लिया। इन लोगों ने ऐसे, ये लोग कहते हैं कि हमें धर्म से तटस्थता है, बिल्कुल हम रिलीजन से बिल्कुल तटस्थता है, ठीक। पंथ निरपेक्ष के भाई ये बात आ रहे थे कि आप धर्म तटस्थता का मतलब कि हम ना ऐसे हैं ना वैसे हैं, तटस्थ हैं, बिल्कुल बीच में, हम ना इसकी तरफ झुके हुए ना इसकी तरफ झुके, तटस्थ हैं बिल्कुल बीच में। हाँ, अलग अलग मतलब जैसे अलग अलग का मतलब ऐसे हो गया ना हिंदू है ना है, हम बिल्कुल इन सब से तटस्थ हैं, इनसे अलग है। एक पक्ष में अगर हम जैसे हिंदू हो जाएंगे तो हम कहेंगे हम हिंदू, हमारा राज्य जो राज्य का धर्म है वो क्या हो गया, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, या ईसाई धर्म हो गया, या फिर सिख धर्म हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं हम उससे धर्म से निरपेक्ष हैं, किसी धर्म के एक सापेक्ष नहीं है, हम तटस्थ हैं। और फिर यही पंथ का मतलब हम देखते हैं, पंथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक, हमने बात करी थी एक बार। और रास्ता मतलब सामान्य रास्ता नहीं, ईश्वर तक जाने का रास्ता, ये बात भी हमने करी थी कि ईश्वर तक जाने का रास्ता। तो ईश्वर तक जाने का रास्ता, अब जब हम ये बात किस पे कर रहे हैं, हम पहले समझ रहे हैं फिर हम समझेंगे प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष डाला गया वो क्यों। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि पंथ यानी कि जो धर्म है, सारे धर्म एक कोई ना कोई ये बता रहे हैं। अब धर्म और पंथ शब्द को थोड़ा सा कोरिलेट करना, समझना कि क्या बीच में मैं क्लियर भी करते रहूँगा,
पंथ का मतलब ये धर्म से सोच रहे हैं कि जो आप लोग जो अभी नॉर्मल वे में धर्म चल रहा है, वैसे जो हम अपने देखेंगे हमारे धर्म का मतलब धर्म धरा धातु से मिला है, फिर धर्म पढ़ेंगे और जैसे हमने पढ़ा आग का धर्म है जलाना, तो विद्यार्थी का धर्म ये वगैरह। अब वो धर्म तो उसको लेकर चल रहे हैं लोग, मान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे लेकर चल रहे हैं, उन सब में डिबेट है कि कैसा धर्म है, इसको पंथ बोले या धर्म नहीं बोले, धर्म है कौन, खाली मुस्लिम धर्म है या नहीं है, ये मुस्लिम पंथ हैं, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ एक ही धर्म है सनातन धर्म है ना, तो वो हम सब पढ़ेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे पंथ। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि पंथ का मतलब रास्ता, और रास्ता वो ईश्वर तक जाने का रास्ता, यानी कि ये है कि हिंदू जो धर्म है उनके हिसाब से हिंदू पंथ है कि भाई हिंदू पंथ भी रास्ता बता रहा है ईश्वर तक जाने का, मुस्लिम पंथ भी रास्ता बता रहा है ईश्वर तक जाने का, और ईसाई पंथ है, यानी कि ये जो पंथ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनसे तटस्थता, यानी प्रस्तावना क्या कह रही है, इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से तटस्थता। अगर आप धर्म वर्ड यूज़ कर दोगे तो कुछ लोग डिबेट करेंगे धर्म का मतलब तो वो होता ही नहीं है, या धर्म तो एक ही है, ये तो मुस्लिम धर्म थोड़ी ना मुस्लिम पंथ है, ईसाई धर्म थोड़ी ना ईसाई पंथ है, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। तब बात बता रहे हैं कि आप इसको धारण करने योग वाली जो परिभाषा है इसको इसमें मत रखो, तो उन्होंने पंथ लिखा प्रस्तावना में तो लिखा, लेकिन फिर हमने देखेंगे कई जगह आगे धर्म शब्द का यूज हुआ है। तो धर्म शब्द का जब संविधान में आगे यूज हुआ तो उस धर्म का मतलब क्या ये नहीं लेके चलना है क्या, उस धर्म का भी मतलब वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो जब आगे संविधान में जब बहुत सारे चैप्टर्स में धर्म मिलेगा और उस धर्म का मतलब भी वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जो यहाँ पे आपने पंथ इसलिए लिख दिया क्योंकि हम अगर धर्म लिखते तो आप समझते कि धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, ये पंथ हैं, ईश्वर तक जाने का रास्ता बता रहे हैं। तो इसलिए संविधान जो मोटा मोटा है वो इन दोनों को बराबर समझ रहा है, ठीक है, इन दोनों शब्दों को, पंथ और धर्म को, उसको जब लेकिन आपसे बिल्कुल तुलना करके पूछा जाए कि अलग अलग बताओ इन दोनों का मतलब क्या है, तब ऐसे बताना है कि पंथ का मतलब है ये, और धर्म का मतलब तो बहुत बड़ा है कि हम पढ़ने पाए तो बहुत लंबा डिबेट चलेगा इसमें। लेकिन संविधान मोटा मोटा दोनों को मानता है कि पंथ और धर्म एक ही हिसाब है। लेकिन जब प्रस्तावना में पहली बार चेंज हुआ था, प्रस्तावना इतनी बड़ी उसको चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रस्तावना जब चेंज हुआ तो बड़ी बात बन गई, तो हम इस सेक्युलर की जगह कौन सा वर्ड उचित रहेगा, धर्म उचित रहेगा या पंथ उचित रहेगा, तब जो बहस हुई तो उन्होंने प्रस्तावना में तो चेंज कर दिया, पंथ निरपेक्ष लिख दिया हिंदी में, और इंग्लिश में सेक्युलर ही लिखा है। और आगे जहाँ जहाँ इंग्लिश आई तो वहाँ पे सेक्युलर रिलीजन चल रहा है, लेकिन रिलीजन की जो ट्रांसलेशन जो प्रस्तावना में हुई है वो पंथ हुई है। आगे संविधान में कई जगह धर्म मिलेगा, या इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में समझना कि संविधान का जो धर्म और पंथ है वो दोनों शब्दों को एक ही मान के चल रहा है। उससे मानने का मतलब क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वाला, और धर्म का मतलब जो हमारे यहाँ वो अलग है, इसलिए पंथ निरपेक्ष ऐसे बात करी गई। ये बात समझ में आ रही? तो पंथ निरपेक्ष क्या कह रहा है कि हम पंथ से निरपेक्ष हैं। अब तो यानी कि राज्य का कोई निश्चित धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, एक तो बात ये है। तो इसमें अब लिख लो पंथ निरपेक्ष लिखा, और अगर ये दो चीज़ लिखना चाह रहे तो पीछे लिखी थी, एक बार लिख लो इस चीज़ को खाली, और फिर मैं A.1 बोल रहा हूँ कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, उसमें A.1 लिख लो, फिर B पहले जल्दी ये चीज़ लिख लो, ये खाली धर्म निरपेक्ष धर धातु धारण करने योग विद्यार्थी धर्म लिख लिया, विद्यार्थी धर्म लिख लो ऐसे करके, तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। फिर मित्र धर्म लिख लो, शत्रु धर्म लिख लो, या पिता या पुत्र धर्म लिख लो, ठीक है, पितृ भी बोलते हैं और मातृ भी बोलते हैं, तो पिता माता का धर्म हो, इन सब का लिख के एग्जाम्पल ऐसे बना लोगे। और पंथ का मतलब वो ईश्वर तक जाने का रास्ता वैसे हो गया, वो लिख लो। तो फिर मैं फटाफट 1-2 पॉइंट बोल दूँ जिससे आप जी ये वाला हाँ बना दो। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया, क्योंकि इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ये वाली बात, कोई आपसे क्वेश्चन कर बैठेगा कि आगे तो बहुत जगह धर्म लिखा हुआ है संविधान में, फिर उस धर्म का मतलब क्या है, तब आप समझना संविधान के हिसाब से धर्म और पंथ जो शब्द हैं वो एक ही जैसे हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर आपसे अंतर पूछे कि इन दोनों में अंतर बता दो, तब मैंने बताया, तब आप कैसे बताएंगे ऐसे करके। ठीक है, समझे ये बात। अब यूरोप के हिसाब से भी समझो एक बार, इतना समझे, लिख लिया इधर देखो। यूरोप में क्या है, वहाँ चलती है इंग्लिश वगैरह, तो रिलीजन एक शब्द है, ठीक है, रिलीजियन, ये समझ रहे हैं, लैटिन शब्द से बना है। तो लैटिन शब्द एक होता है री प्लस एक है लियो कार्य, ऐसे इसका ये वर्ड है, ये लैटिन एक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईश्वर से जोड़ना, मतलब टू कनेक्ट, इसका मतलब होता है टू कनेक्ट, जोड़ना। इस शब्द का लैटिन शब्द है, ये लैटिन भाषा होती ना, तो लैटिन भाषा का ये शब्द है
लियागर, ठीक है। तो ये री और ये लियागर, ये बोलते हैं कुछ लिया गैरे भी बोलते हैं, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे फ्रांस में चलेगा वो अलग, लेकिन आप समझो ये रिलीजन इन दो शब्दों से मिलकर बनाया, लैटिन शब्द से उसको रिलीजन बनाया, और इसका मतलब री का मतलब वो फिर से, और लियागर या फिर लियगारे इसको बोलो, इसका मतलब हो गया ईश्वर से जोड़ना, ठीक। तो जो फ्रांस वाले लोग हैं या फिर जो पश्चिम वाले लोग हैं या फिर यूरोप के खास तौर से मेन लोग हैं, वो लोग क्या समझते हैं कि रिलीजन का मतलब समझते हैं कि ईश्वर से जोड़ना। इस वर्ड का मतलब ईश्वर से जोड़ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर से कौन जोड़ेगा, एक निश्चित धर्म तो ही होंगे, हिंदू धर्म होगा वो अपने ईश्वर से जोड़ेगा, मुस्लिम धर्म होगा वो अपने ईश्वर से जोड़ेगा, और सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, ये सब लोग अपने ईश्वर से जोड़ेंगे। तब उनको लिए क्या लगा कि जो रिलीजन वर्ड है हमें इससे तटस्थता करना चाहिए, तो हम जब रिलीजन वर्ड से तटस्थता करेंगे तब हम कहलाएंगे सेक्युलर, उनके हिसाब से वो है। लेकिन खाली लोग हम जो रिलीजन का धर्म, इसका जब प्रोनाउंसिएशन जब हम धर्म कर देते हैं, हिंदी में अर्थ इसका धर्म कर देते हैं, ठीक, तो हमारे लिए जब यहाँ धर्म आ जाएगा तो हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि धर्म तो ये होता है, धर्म तो है ही नहीं है, तो मुस्लिम धर्म थोड़े ना, मुस्लिम पंथ है, सिख धर्म थोड़े, सिख पंथ है, ऐसे करके बताते हैं वो लोग। तो फिर उसका ट्रांसलेशन क्या कर दिया गया, अनुवाद क्या कर दिया गया, पंथ, ठीक। आई बात समझ में। तो वो लोग रिलीजन से तटस्थता रख रहे हैं कि हम ईश्वर से जोड़ना मतलब है आपका, तो रिलीजन से हम तटस्थता करेंगे तो हम कहलाएंगे सेक्युलर, कि हम ना इस धर्म को मानते ना इस धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ये मानते ना मानते, जो राजनीतिक तौर पे हम व्यावहारिक तौर पर्सनल लाइफ में हम किसी के हो सकते हैं अनुयायी, किसी धर्म के पर्सनल लाइफ में अनुयायी हो सकते हैं, मतलब शिष्य हो सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर राज्य का कोई निश्चित राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य का मतलब जो प्रधान होगा या जो मुखिया होगा उसका कोई निश्चित धर्म तो हो सकता है, पर्सनल लाइफ को अपने पूजा पाठ कर सकता है किसी धर्म की, लेकिन राजकीय तौर पर कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का नहीं होगा, भारत देश का कोई धर्म नहीं होगा। भारत देश में अलग अलग जो लोग पदाधिकारी हैं वो अपने उनके निश्चित कोई ना कोई धर्म है, ठीक है। ये बात करता है, यानी कि मनाही यूँ करता है। रिलीजन समझे कि रिलीजन का मतलब ये होता है, लैटिन शब्द में उसका मतलब टू कनेक्ट विद द ईश्वर, मतलब गॉड से और ईश्वर से जोड़ना। तो ईश्वर से कौन जोड़ेगा, हिंदू धर्म जोड़ेगा, मुस्लिम धर्म जोड़ेगा, सिख धर्म अपने ईश्वर जोड़ेंगे, तो हम इन धर्मों से तटस्थता कर लेते हैं, इसलिए हम रिलीजन से हमने बोला इसको। और धर्म निरपेक्ष का मतलब हो रहा है कि हम धर्म से निरपेक्ष हो जाएं, यानी विद्यार्थी का धर्म है उससे हट जाएं, आग का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, मित्र का धर्म है, उससे हट जाएं, उससे तो नहीं हट सकते, ये तो गलत है, इसको तो इसलिए मानना नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए हमने इसको हटाते हुए हमने लिखा पंथ निरपेक्ष। हम पंथ से निरपेक्ष हैं। पंथ का मतलब रास्ता, रास्ता मतलब ईश्वर तक जाने का रास्ता, तो जो ईश्वर तक जाने कौन ले जाएगा, हिंदू ले जाएगा, मुस्लिम ले जाएगा, धर्म ले जाएगा, तो इसलिए हमने कहा हिंदू जोड़ेगा ईश्वर से धर्म जोड़ेगा, तो इसलिए काटो इसको, और जो हिंदू जोड़ेगा, हिंदू ले जाएगा ईश्वर तक, मुस्लिम ले जाएगा, तो इसलिए इसको काटो। तो हम इससे निरपेक्ष हैं और वहाँ पे हम रिलीजन से निरपेक्ष हैं, तो हम सेक्युलर कराएंगे और इससे हम सेक्युलर कराएंगे। इसको हम नहीं लिखेंगे अपने प्रस्तावना में, क्योंकि इसका मतलब तो होगा कि हम अपना धर्म ही त्याग दें, मतलब विद्यार्थी धर्म त्याग दें, पिता धर्म त्याग दें, मित्र धर्म त्याग दें, तो वो हम नहीं त्यागेंगे, तो इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा है। लेकिन फिर वही बात बता रहा हूँ मैं आगे, क्योंकि कई लोग पूछ लेंगे कि कई जगह, तो अभी इस पर तो बहुत डिबेट हुई कि धर्म और पंथ क्या लिखें, लेकिन आगे तो कई जगह धर्म लिखा हुआ है, तो उस धर्म का मतलब क्या ये नहीं है, वहाँ भी तो धर्म का मतलब ये हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, संविधान मोटा मोटा धर्म और पंथ को एक ही मानता है, लेकिन जब पूछ बैठे, विशेष तौर पर पूछ बैठे इन दोनों में अंतर क्या है, तब अंतर ये है, ठीक है। तो ये सब लिखवा दिया। तो अब इसमें ए पॉइंट वाले लिखो, ये हम लिखेंगे पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, ठीक है। ए पॉइंट लिखो, राज्य का कोई, राज्य का मतलब देश, ठीक है, राज्य के ब्रैकेट में देश लिख लेना। राज्य का कोई निश्चित राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई निश्चित राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई निश्चित राजकीय धर्म नहीं होगा। दूसरा लिखें, राज्य अपने नागरिकों के बीच, राज्य अपने नागरिकों के बीच, राज्य अपने नागरिकों के बीच। देखो आप लोग इस बात को समझदार हो चुके, लेकिन कई बार ध्यान कभी कंफ्यूज मत करना। राज्य का मतलब यहाँ पे कोई यूपी है, बिहार से मतलब है, ठीक। राज्य का मतलब देश से मतलब है यहाँ पे। राज्य कभी अपने नागरिकों के बीच धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा लिखें, सभी धर्मों के सभी धर्मों के अनुयायियों, कैसे लिखेंगे, अनुयायियों, अनुयायियों, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से, अनुयायियों का मतलब होता है फॉलोअर्स, जो उसके फॉलोअर करने वाले हैं, ठीक है, धर्म को मानने वाले हैं,
फॉलोअर्स, लिखना चाहो इंग्लिश में तो लिख लो, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्र रूप से यानी कि समान रूप से, सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आई बात समझे, यानी कि राज्य का कोई निश्चित राजकीय धर्म नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि राज्य कभी भी अपने जो उसके नागरिक हैं उनके धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि अच्छा तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो तो हम तुम्हें ये योजना का फ़ायदा नहीं उठाने देंगे, इसका फ़ायदा उठाने देंगे, इसका नहीं करने देंगे, ये योजना सिर्फ इन लोगों के लिए, इन समुदाय वालों के लिए। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात क्या है कि अब जो राज्य के अंदर, आपने तो कह दिया कि आपका राज्य का कोई निश्चित धर्म नहीं है, लेकिन जो नीचे नागरिक हैं उनके पर्सनल लाइफ में तो कुछ धर्म हो सकते हैं अपने अपने खुद के, तो उन अनुयायियों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा समान रूप से, कि आप भी भाई अपने समान रूप से धर्म को मानो, आप भी अपने धर्म से मानो, आप भी अपने अपने धर्म को मानो। यही सब तो देखो हम आगे पढ़ेंगे, प्रस्तावना को समझ जाएंगे तो हम पूरे मौलिक अधिकार DPS भी सबको समझेंगे। तो यानी कि वो क्या कह रहे हैं, समान रूप से आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दो सब लोगों के लिए। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ, यानी कि भारत देश का कोई निश्चित राजकीय धर्म नहीं होगा, यानी ना हिंदू राष्ट्र है भारत, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना कुछ है ऐसे है, ठीक, और ना ही भारत देश है जो अपने नागरिकों के बीच में धार्मिक आधार पर भेदभाव करेगा, और ना ही क्या तीसरा वाला पॉइंट क्या है, ना ही किसी धर्म की दो धर्म है उसकी स्वतंत्रता में बाधा बनेगा। क्या आपने धार्मिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, ये बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि भारत क्या अभी पंथ निरपेक्ष बचा? हम लोग भी हर बात पे हमने संपूर्ण प्रभु संपन्न को हमने आलोचक के तौर पर भी समझा ना कि आलोचक भी तो कुछ उठा रहे हैं कि अब भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न बचा, क्या भारत में समाजवाद कैसा है, ऐसी बात कर रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि राजनीति में जो राजनीति जो हमारी चल रही है भारत में उसके हिसाब से कि हम पंथ निरपेक्ष अभी भी हैं। ठीक, तो हमें अब लिखना पड़ेगा, देखो अब हमें समझना पड़ेगा, दो चीज़ समझना पड़ेगा। एक संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक, अभी एक हेडिंग एक पंथ निरपेक्ष 3 पॉइंट लिखे, एक हेडिंग डालो संवैधानिक तौर पर, यानी संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष, लिख भी लो पंथ निरपेक्ष, संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष। ठीक, एक हेडिंग ये बनाओ, संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्युलर। ये ध्यान रखना, कई जगह ऐसे लिखा मिल जाएगा, ठीक है, सेक्युलर ऐसे हिंदी में मिल जाएगा, तो उसका मतलब फिर कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। सेक्युलर ऐसे मिल गया तो यही मतलब समझना पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया हो गया कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें लिखा, यानी कि ये पंथ निरपेक्ष के अंदर वो आपने पंथ निरपेक्ष को पहले परिभाषित किया 3 तरीके से। पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई निश्चित राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य अपने नागरिकों के बीच में धार्मिक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और राज्य क्या करेगा, जो धर्म के अनुयायी हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देगा। ये बात समझ में आई? ये 3 हमने पंथ निरपेक्ष का मतलब समझा था। अब हम समझ रहे हैं क्या कि जो अब वर्तमान में हम देख रहे हैं, वर्तमान में जो प्रस्तावना ने कहा कि हम ऐसा है ऐसा है नहीं है, तो संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष हम कैसे हैं, तो इसमें एक पॉइंट ऐसे एरो बांध के लिख लो, चाहे एक पॉइंट में क्या लिखोगे डॉट में, पहले इसमें क्या लिखोगे कि जो आप लोगोगे राज्य का राजकीय धर्म निश्चित नहीं है, यानी क्या बोलोगे, राज्य का, पहला लिखोगे राज्य का निश्चित राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। यानी कि धर्म का मतलब वही समझना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, ठीक है। धर्म का मतलब जो परिभाषा हमने बता दी सब अलग अलग चलता है। दूसरे में क्या लिखोगे कि संविधान में ही लिखा, ये लिखा राज्य का कोई निश्चित धर्म नहीं है। दूसरे हमने क्या लिखा, संविधान में ही समानता का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, वो हम पढ़ेंगे आगे मौलिक अधिकार में। और फिर हम ये देखेंगे क्या, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, समानता का अधिकार है, लिख लो आगे तो लिख लो, वो तो आपको पता ही है, समानता का अधिकार है, और ऐसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये समझने के लिए, क्योंकि आपको सब समझे हुए, मैं फिर से अभी इसको समझाऊंगा तब।
लिख लिया? अब समझो इसको, पहले फिर दूसरी वाली हेडिंग डालना। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम संवैधानिक तौर पर वो पूछ रहे हैं कि क्या हम पंथ निरपेक्ष अभी भी हैं। कोई अगर पूछा कि हम पंथ निरपेक्ष हैं तो आप संवैधानिक तौर पर बताओगे कि हम संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष हैं। कैसे? वो देखो, ऐसे हैं कि राज्य का कोई निश्चित राज्य के धर्म नहीं होता, वो बताए तो हमारा कोई धर्म नहीं राज्य का निश्चित, तो हम पंथ निरपेक्ष हैं इस बात से। फिर समानता का अधिकार हमारे यहाँ एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। उसी में समानता का मतलब क्या है कि हम धर्म के हिसाब से किसी भी धर्म के अनुसार हम असमानता नहीं फैलाएंगे। हम सबको धर्म नहीं देखेंगे कि आप इस धर्म के हो तो हम आपको समानता नहीं करेंगे। यानी धर्म के अनुसार असमानता नहीं है, समानता नहीं है। यानी धर्म के हिसाब जो धर्म का व्यक्ति हमें नहीं देखते, आप इस धर्म के अनुसार असमानता नहीं है। समझ में आया? समानता का अधिकार है तो हम धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं कर रहे हैं किसी से भी, तो हम समान सबको समझ रहे हैं धार्मिक तौर पर। और फिर हमने क्या करा, हमें तो समझ ही रहे हैं तो हम पंथ निरपेक्ष और हो गए। हम साथ में क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देख रहे हैं। जो तीन परिभाषा में लिखे पॉइंट कि राज्य का रिश्ते जात की धर्म नहीं है, ये दूसरा हम देखा भेदभाव नहीं करेगा धार्मिक तौर पर, तीसरा हम कहेंगे अनुयायी हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये तीनों संविधान में हमारे लिखे हैं। संविधान के हिसाब से तो हम क्या है, पंथ निरपेक्ष हैं। ये तो ओके हो गया, ठीक, संवैधानिक तौर पे हम पंथ निरपेक्ष हैं। अब दूसरी हेडिंग बनाओगे आप क्या, व्यावहारिक तौर पर पंथ निरपेक्ष। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि व्यावहारिक तौर पे क्या है या नहीं है, प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पे है या नहीं है। हेडिंग बना ली है व्यावहारिक तौर पे। तो इसमें एक पहला पॉइंट छोटा वाला बनाओगे, चुनाव में धर्म की भूमिका। चुनाव में धर्म की भूमिका, यानी पहला पॉइंट इसमें लिखोगे चुनाव में धर्म की भूमिका। चुनाव में धर्म की भूमिका लिखा, ये दिख तो रहा है यहाँ पे नीचे, इसमें वीडियो में भी दिख रहा है यहाँ तक का नीचे, आई थिंक ये दिखता है ना, चुनाव में धर्म की भूमिका, ये लिखा। इसी में हम क्या देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे चुनाव जो होता है तो चुनाव की पार्टियां हैं वो कई बार एक धर्म विशेष से कई बार जुड़ी भी मालूम पड़ती हैं। ये व्यवहारिक तौर पे अपने आप पे पार्टी अपने आप को नहीं बोलती कोई पार्टी, हम हिंदू पार्टी, हम मुस्लिम पार्टी, हम ऐसी पार्टी हैं, वो कभी नहीं बोलती। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि वो किसी एक विशेष धर्म से झुकी हुई नज़र आती है, किसी एक विशेष धर्म को। वो जो पार्टियां हैं वैसी वैसी वो सबको पता ही है, ठीक। तो यानी क्या है कि जो चुनाव पार्टी है, चुनाव है यानी कि जो मतदान होते हैं वो धार्मिक तौर के धर्म के विशेष के तौर पर झुके हुए होते हैं। फिर क्या है उसमें चुनावी जो मुद्दे होते हैं इसी में वो भी हम देखते हैं कि उसमें धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा एक प्रकार से धार्मिक मुद्दा है, ठीक है, लेकिन अब जो जिसके पीछे कुछ जुड़े हुए अलग बात है, लेकिन एक प्रकार से धार्मिक मुद्दा है, वो आपको चुनाव में वैसे नहीं उठाना चाहिए सेक्युलर के हिसाब से, ठीक, किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है। तो चुनावी मुद्दे भी हम देखते हैं। फिर हम वोटिंग देखते हैं, आप तो इसको फेंक के ही मानोगे। वोटिंग देखते हैं, वोटिंग भी क्या है वो धर्म के आधार पर होती है। कई धर्म के अनुयायी एक विशेष धर्म की पार्टी को देते हैं। तो ऐसा करके जब व्यवहारिक तौर पर चुनाव में धर्म की भूमिका है, ये बात समझ में आ रहा है। यानी कि आप कहोगे, आप इसी में एक वोटिंग वाला भी मान सकते हो कि वोटिंग भी धार्मिक तौर पर ज़्यादा होती है। मतदान व्यवहार है वो धर्म के तौर पर ज़्यादा होता है, यानी कि जो मतदान व्यवहार है लोगों के बीच में वो धर्म के हिसाब से ही विचलित होता है कि हम इस धर्म के तो इस धर्म की पार्टी को देंगे। ये समझ में आ रहा है। चुनावी मुद्दे भी धार्मिक है, वोट भी क्या है धर्म के आधार पर हो रही है, वोटिंग भी धर्म के आधार पर। और ये चुनावी मुद्दे भी धार्मिक मुद्दे ज़्यादा होते हैं इसमें कई बार, ठीक है, ये भी धार्मिक होते हैं और धर्म के आधार पर होती है क्या, वोटिंग होती है। ये बात समझ में आ रही है। व्यवहार में हम ऐसे हैं नहीं, और व्यवहार में आप किसी भी पार्टी से कह दोगे आप इस धर्म से जुड़े हो, वो मानेंगे नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए कि बस दिखाने के लिए व्यवहारिक तौर पे जो असलियत में हो रहा है, यथार्थ में क्या हो रहा है, हमें वो समझना है। एक तो हमने लिखा चुनाव में धर्म की भूमिका लिखा, दूसरा क्या लिखेंगे हम इसमें, ये व्यवहारिक तौर के अंदर लिखेंगे। पहला आपने वो लिखा, ये चुनावी मुद्दे भी धार्मिक मुद्दे उठते हैं उसमें, और मतदान व्यवहार देखेंगे, ठीक है। और जो पार्टीज होती हैं चुनाव के दौरान पार्टी कई बार वो भी धर्म से विशेष से जुड़ी हुई कुछ मालूम नज़र आती है, वो हमने पीछे समझ लिया है। अब हम दूसरा क्या समझेंगे कि व्यवहारिक तौर पर हम देखना बंदे, एक तो देखो चुनाव में धर्म की भूमिका है, फिर हम देखेंगे सरकारी नीतियाँ जो होती हैं, सरकारी नीतियाँ वो भी किसी धर्म के विशेष में झुकी हुई नज़र आती हैं, ठीक है। सरकारी नीतियाँ भी धर्म से प्रभावित होती हैं या धर्म विशेष के पक्ष में झुकी नज़र आती हैं। यानी सरकारी नीतियाँ भी धार्मिक तौर पर प्रभावित नज़र आती हैं, ऐसे लिख लो, धार्मिक तौर पर प्रभावित नज़र
ये सब व्यवहार में चल रहा है, कागज़ों पे नहीं चल रहा है, ठीक है। व्यवहार में हम देखते हैं, लेकिन सरकारी नीति कोई नहीं कहती कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू को फ़ायदा पहुंचाएंगे, इसमें मुस्लिम को फ़ायदा पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी नीतियाँ भी हम देखते हैं कुछ तो धर्म विशेष के हिसाब से झुकी नज़र आती हैं। लीजिए सर, पी लीजिए। कुछ तो धर्म के हिसाब से झुकी नज़र आती हैं, ये हम देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, मतलब ये समझ में आया, सरकारी नीतियाँ भी असल में व्यावहारिक तौर पे धार्मिक विशेष के पक्ष में नज़र आती हैं। ये लिख लिया, पी लिया आपने पानी। चले अब आगे अगला पॉइंट लिखें, कर ली बात आपने, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि भारत देश में क्या है, कई धार्मिक संगठन हैं, धर्म विशेष के हिसाब से कई धार्मिक संगठन बने हुए हैं कि हर धर्म का एक संगठन बना ही है, एक तो एक बने, उससे ज़्यादा कई बने हैं धार्मिक संगठन बने, वो सरकार पर प्रभाव डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, फिर कई लोग इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं, तो सरकार को फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। यानी कि धार्मिक संगठन के जो बने हुए हैं वो एक तरीके से सरकार पर दबाव डालते हैं। इसे ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, सरकार की नीतियों पर या सरकार पर दबाव पड़ता है, सरकार पर दबाव डालते नहीं। बहुत बड़ा ग्रुप मिलकर कोई दबाव डालेगा, सरकार को सुननी पड़ती है, सुनती है। अब बहुत बड़ा जुलूस आप डीएम के ऑफिस के आगे ले जाओ तो सरकार को कुछ तो सुननी पड़ेगी, भाई आपकी क्या मांग है क्या मांग नहीं है। तो ऐसे थोड़ा ना कि पता चले सरकारी नीति बनवानी, चलो इकट्ठे होकर चलते हैं, हर बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे सरकारी तौर पे थोड़ा बहुत प्रभावित कर देते हैं बहुत बड़े बड़े ग्रुप, ठीक। बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप पूरे विश्व के लेवल पे फैले हैं कई लोग तो, और पूरे भारत में पैन इंडिया में फैले हुए हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े दबाव डालते हैं सरकार पे, उनकी नीतियाँ प्रभावित करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब इसी से हम कह सकते हैं कि भारत संवैधानिक तौर पर तो पंथनिरपेक्ष है, नहीं व्यावहारिक तौर पर पंथनिरपेक्ष नहीं। जो आलोचक सवाल उठा रहे हैं वो ऐसे उठा रहे हैं, ये पंथनिरपेक्ष का मतलब समझ में आ रहा है। अब चौथा वर्ड कौन सा आ जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक। डालो हेडिंग लोकतंत्रात्मक। यानी कि आप बोल दोगे कि अगर ऐसे लोग, इसमें समअप कर लो, एक समअप लाइन करना चाह रहे हो अपनी कंक्लूजन वाली, इसमें लिख दो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मतलब जैसे इन्होंने बोला कि भैया संवैधानिक तौर पे तो हम निरपेक्ष हैं, व्यावहारिक तौर पर पंथनिरपेक्ष ऐसे नहीं रहे हम, ठीक है। व्यावहारिक तौर पर चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सरकारी नीतियाँ भी कुछ धर्म विशेष से प्रभावित नजर आ रही हैं। फिर हम देखते हैं धार्मिक संगठन बने, वो सरकारी नीतियों पर दबाव डाल रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि अपने अपने पक्ष में फैसले लेने के लिए। तो होना क्या चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, निष्कर्ष लिखो एक, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखो एक। यानी हम कहेंगे जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, लोगों में जन जागरूकता बढ़ेगी, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, लोगों में जन जागरूकता बढ़ेगी, शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, लोगों में जन जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे धर्म, जाति और क्षेत्र, धर्म, जाति और क्षेत्र जैसे कारक, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, लोगों में जन जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे धर्म, जाति और क्षेत्र जैसे कारक भारतीय चुनावों को और भारतीय राजनीति को, वैसे वैसे धर्म, जाति, क्षेत्र जैसे कारक भारतीय चुनावों को और भारतीय राजनीति को कम प्रभावित करेंगे। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार, मैं बोल रहा हूँ ये देखो, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, लोगों में जन जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे धर्म, जाति और क्षेत्र जैसे कारक भारतीय चुनावों को और भारतीय राजनीति को, भारतीय चुनावों को और भारतीय राजनीति को कम प्रभावित करेंगे, कम प्रभावित करेंगे। कहाँ विराम लगाओ। इससे आने वाले चुनावों में या आने वाले समय में, इससे आने वाले चुनावों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी आदि जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी आदि जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे।
ये बात समझ में आ रही है? यानी कि हम इसको खत्म कैसे करेंगे? बोले अगर व्यवहार में ऐसा है तो कैसे करेंगे? यानी कि लोगों में जन जागरूकता बढ़े, लोगों में शिक्षित लोग हो जाएंगे और शिक्षा का जब प्रसार बढ़ेगा तो वो इन सब मुद्दों से, अगर चुनाव में ऐसे मुद्दे उठाए भी जाएंगे धार्मिक मुद्दे, तो इनसे बहकेंगे नहीं, इसके हिसाब से वोट नहीं करेंगे धार्मिक मुद्दों पर। वो पढ़े लिखे होंगे तो वो पढ़े लिखे के हिसाब से कहेंगे, शिक्षा शैक्षिक की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, बेरोजगारी इन सब की बात करेंगे, अपने डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, दूसरे देशों संबंध की बात करेंगे कैसे चल रहे हैं, ठीक है, भारत की वैज्ञानिकता के ऊपर बात करेंगे। तो ऐसे हिसाब से फिर वोट देंगे कि आप कौन सी सरकार कितनी ज़्यादा वैज्ञानिक अन्वेषण पर ध्यान दे रही है, कितनी सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है, कि आप अपना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा लगाएंगे तो आपके पास तकनीकी का ज्ञान अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, अगर शिक्षा पे कम पैसा खर्चेंगे और आप डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा खर्चेंगे, लड़ाइयों में ज़्यादा खर्चेंगे, तो फिर आपको हमारे भारत में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन डिफेंस में एक स्तर पर खर्च करना है कि जब आपके देश ऐसे बैठे हों, पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे, तो आपको डिफेंस में एक हद तक पैसा खर्च ना पड़ेगा। लेकिन हम देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे हमारा बहुत कम पैसा खर्च होता है, तो उसके हिसाब से हमारे कोई वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं हो पाते, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ पाती हैं। इस वजह से हमें दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता है टेक्नोलॉजीज़ के लिए, और इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे फिर हमें वोट तो जीतना है, चुनाव तो जीतना ही है, वोट सबके लेना ही है, तो हम कैसे करेंगे? तो ये धार्मिक मुद्दे उठाएंगे। तो वोट जीतने के लिए वो क्या करेंगे हम लोग धीरे धीरे कि इनका वोट हमें मिल जाए, इनका वोट हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे मुद्दे उठाएंगे। धर्म ज़्यादा इस टाइम हावी बने हुए लोगों पे, और चुनाव अंततः हमें चुनाव से कोई गद्दी वगैरह किसी के यहाँ से करनी है, तो ये एंड टाइम पे मुद्दे उठा दो जिससे जो जनता है वो अच्छे से प्रभावित हो जाती है। तो अगर जनता वहाँ पे शिक्षित होगी, जागरूक होगी, तो वैसे मुद्दों से बरगलाएगी नहीं अपने आप को, वो मुद्दे उठाएगी, शिक्षा की बात करेगी, आपने शिक्षा पे कितना काम किया हमारी सरकार ने, या फिर स्वास्थ्य पे कितना काम किया, कितने डेवलपमेंट पे काम किया, कितना नौकरी पे काम किया, ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? तब जाके जब मुद्दे ऐसे सरकार इन पर बात करेगी धर्म के मुद्दों पे, तो जनता उनको रिपीट करेगी, नहीं हमें इनके मुद्दों पर बात नहीं करनी, हमें उन मुद्दों पर बात करनी, शिक्षा जैसे मुद्दों पे। तो सरकार ये मुद्दे भी छोड़ेगी। जब सरकार मुद्दे छोड़ेगी तो व्यवहार में भी हम पंथनिरपेक्ष बन जाएंगे। संवैधानिक तौर पर तो हम पंथनिरपेक्ष हैं, फिर व्यवहार में भी बन जाएंगे। फिर समझ में आ रही बात? फिर हाँ, अब हम हेडिंग डालेंगे कौन सी? लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लिखो लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र की परिभाषा लिख लो भाई। लोकतंत्र लिखेंगे, परिभाषा क्या होगी? यानी लिखिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। लिखा जनता के द्वारा, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। और ये भी हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री वाली क्लास में या पीछे किसी क्लास में, कि ये जो कथन है ये किसने दिया था? दिया किसने था? हाँ, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कौन है? वॉरेन बफेट चलो ऑप्शन दे रहा हूँ। अमेज़ॉन के मालिक, KFC के मालिक, इसरो के मालिक, या स्पेस एक्स के मालिक? चलो, वॉरेन बफेट KFC के ओनर हैं, ठीक। लेकिन वॉरेन बफेट ने दिया, हमने बात नहीं करी थी, आप लोग याद नहीं? क्लियोन नाम का कोई व्यक्ति बात करी थी। ये कथन किसका? कथन इनका है, ठीक है। ये यूनान के एक विचारक थे, यूनान के दार्शनिक थे, ठीक, हमने बात करी थी। लेकिन अब्राहम लिंकन, उन्होंने, हमने बताया था, उन्होंने एक स्पीच दी थी। इस स्पीच के दौरान उन्होंने जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये सेंटेंस यूज़ कर लिया था, और अच्छी खासी सभा उस टाइम बैठी, तो उनके जहन में बैठ गया था। तो एक प्रचलित तौर पर इन्होंने ज़्यादा प्रचलित कर दिया इस कथन को, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने। और दरअसल कथन किसने दिया? क्लियोन नाम से व्यक्ति ने, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? आप लिख लो कि कथन है क्लियोन का। कथन किसका है? क्लियोन, यूनानी विचारक। वही उसी की जो आपने लिखा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, उसी के आगे एरो ऐसे मार लो, ऐसे करके कथन है क्लियोन ने दिया, और प्रचलित किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। बाकी मैंने बता दी, USA में स्पीच दी थी, गेटनबर्ग नाम की जगह थी, USA में उन्होंने स्पीच दी थी। वो आप क्या देखो, इतना ध्यान रखो, USA में स्पीच के दौरान फेमस हो गया था। ठीक ठाक फ़ोन बज रहे हैं आप लोग हैं? अच्छा, तो आप निकल जाओ, बहुत अर्जेंटली है ये। बाद में वीडियो तो मिल ही जाएगी, थोड़ी सी वीडियो देख लेना बाद में। ठीक लिखा? अब समझो यहाँ पर
तो लोकतंत्र लिखा हमने, लोकतंत्र लिखा, उसको दरअसल मतलब ही क्या है, लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक, ग्रीक शब्द है ना, ग्रीक शब्द है डेमोस प्लस क्रेशिया। अरे आपको याद है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। डेमोस क्रेशिया ये ग्रीक शब्द था। ठीक, उससे डेमो का मतलब क्या होता है? जनता। डेमोस का मतलब जनता और इसका मतलब होता है शासन। ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द में बोलते हैं डेमोस का मतलब जनता और क्रेशिया का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। डेमोक्रेसी क्या हुआ? जनता का शासन। ये बात ठीक समझ में आ रही है? इस साइड में लिख लो। अब हमें देखना है कि लोकतंत्र का वर्गीकरण, कि लोकतंत्र का वर्गीकरण पहले लिख लो, फिर मैं इरेज करूँ इसको। कथन किसने दिया था? कभी पूछ लेते हैं, क्लियोन ने दिया था। ठीक है, फेमस किसकी वजह से? अब्राहम लिंकन। अगर पूछ लें कि ये किसका कथन है, उसमें क्लियोन का ऑप्शन नहीं है, अब्राहम लिंकन का, तो आप अब्राहम लिंकन लगाएं। ठीक है, और अगर ऑप्शन है क्लियोन और अब्राहम लिंकन दोनों, तो आप क्लियोन लगाएंगे। लेकिन ये बोलें किसने यूएसए की स्पीच के दौरान फेमस किया था, तो मत क्लियोन लगा देना, तो आप लगाएंगे अब्राहम लिंकन। लिखा? अब समझो, देखो अब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? जनता का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र का वर्गीकरण जो करते हैं, लोकतंत्र, अब ऐसे लिख लेना, एक लोकतंत्र हेडिंग बनाओ। अब पंथनिरपेक्ष से तो आगे बढ़ गए, पंथनिरपेक्ष को हटा देते हैं। अब लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी है, यानी कि जनता का शासन। डेमोक्रेसी ये कैसी है? लोकतंत्र मतलब इसका वर्गीकरण तो एक बोलेंगे हम क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, और एक वर्गीकरण मान लो, ये प्रत्यक्ष हो गया, दूसरा क्या होगा? अप्रत्यक्ष। बहुत समझदार हो। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, अब पहले इन दोनों का मतलब, पहले इसका मतलब समझो, फिर इसका मतलब समझो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? बाकी बीच में एक हेडिंग डलवा के एक दो पॉइंट लिखवा देंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट जनता का शासन। पहले लिख लिया, पहले समझो, फिर पेन वैन थोड़ा रोक के समझोगे, फिर क्योंकि जब लिखवाने पाएंगे तो वहाँ पे दो बातें लिखवाएंगे। यहाँ बताने के लिए ज़्यादा बोल जाता हूँ मैं कई बार, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगे, लिखवाने में 2 पॉइंट लिखेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या? डायरेक्ट जनता का शासन, सीधे सीधे ढंग से शासन करेगी। यानी कि क्या है कि एक राज्य है, इतना है, इसमें जो जनता है वो मिलके ही डायरेक्ट अपना शासन कर ले, वही अपने नियम कानून बनाए, वही सब कुछ करे, जो कानून कैसे रहना, व्यवस्था कैसे चलनी है, वही डिसाइड करेगी, जनता मिलके डिसाइड करेगी। ठीक, और वही अपना नियम आज से, मान लीजिए जैसे मीटिंग करके लोग बैठते हैं, मीटिंग में बैठे 4 लोग 5 लोग, और 4 ही 5 लोग हैं अगर इस देश में पूरे, मान लो 4-5 लोग मिलकर मीटिंग करे, उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है कल से ऐसा होगा, ठीक है, 4 लोगों ने मानना चालू कर दिया। तो ये पहले तो चलता था प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब नहीं चलता है। मतलब क्या, पहले नगरों में कम जनसंख्या होती थी, छोटे छोटे नगर अलग अलग भी बटे हुए थे। हमने देखा था यूरोप में पीछे पड़ा था कि अलग अलग थे। अब बाद में हमने देखा वेस्टफेलिया की संधि हो गई, वेस्टफेलिया की जब ट्रीटी हो गई तो हमने देखा राज्य की सीमा बंटने लगी। लेकिन उससे पहले क्या, छोटे छोटे राज्य भी थे, अलग अलग नगर थे, तो वो लोग मिलकर मीटिंग करते थे, अपने नियम कायदे कानून बना लेते थे, अपनी व्यवस्था कैसे चलनी, मेंटेनेंस कैसा, वो सब बात, और अगले दिन से या जो भी निश्चित समय के हिसाब से वो लागू कर लेते थे। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब तो कहीं नहीं है पूरे देश, मतलब पूरे विश्व में किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सीधे सीधे जनता का शासन नहीं है कि सीधे किसी भी देश में घुस जाओ, वहाँ जनता ही चला रही है। कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। हम लोग मिलते हैं एक जगह, बैठते हैं, बात करते हैं, और कल से जो नियम लागू होना ऐसा करते हैं, ऐसा कोई नहीं ना। कोई ना कोई वहाँ पे सरकार, कोई ना कोई बना है, संस्था बनी है, कोई बॉडी है, उसके ऊपर काम कर रही है। यानी कि सब देशों में, यानी कि ये किसी देश में नहीं रहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सीधे सीधे जनता का शासन नहीं है। हर देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब इसे बोलते हैं, इसको, इसका दूसरा नाम भी है, या करके लिख लो, या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, यानी कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव और फिर डेमोक्रेसी, डेमो डॉट लिख दिया मैंने, डेमो डॉट यानी डेमोक्रेसी।
ठीक है। इसको मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का नाम है या करके लिखा ना, या दूसरा नाम भी, इसको दूसरा नाम बोलते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। ये दो तरीके से होता है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र। यानी कि पहला लिख लो संसदीय लोकतंत्र जो भारत में चल रहा है, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोक लिख दे रहा हूँ, डैश डॉट मार दे रहा हूँ, आप पूरा लिखना आप लोग, संसदीय लोकतंत्र। और ये लिखेंगे अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। हमें बार बार इंक डालनी पड़ेगी ना। संसदीय लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमो डॉट। और इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट होते हैं ना उसके आगे प्रेसिडेंशियल डेमो डॉट। ये बात समझ में आ रही? अब पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर एक एक दो दो बातें लिख लेते हैं, फिर इसके बाद गणराज्य समझ लेते हैं, गणराज्य बहुत छोटा सा, फिर उसका छुट्टी कर लेते हैं। लिखा जल्दी जल्दी, तेज 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 तेज। हाँ अब समझो, तो हमने समझ लिया प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक तो है ही नहीं कहीं अब, ठीक है, यानी कि ये किसी भी देश में नहीं चल रहा है। बात खत्म। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझेंगे अब। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब ये जनता ठीक से शासन नहीं कर रही, डायरेक्ट नहीं कर रही, इनडायरेक्ट तौर पर शासन कर रही है, इनडायरेक्ट तौर पर शासन कर रही है। यानी उन्होंने किसी को प्रतिनिधि बना दिया कि आप हमारे ओर से आप कर लो, हमारी ओर से आप शासन चलाओ। बात समझ में आ रही है? तो हमारी ओर से आप क्या है, वो दो तरीके से है कि एक संसदीय लोकतंत्र है कि भाई हम संसद बना दी, संसद जो भारत में संसद है तो उसके 3 अंग कौन कौन से हैं? एक राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। यानी जहाँ ऐसी व्यवस्था होगी, राष्ट्रपति लोकसभा संसद में ऐसे होंगे, ठीक, तो वो संसदीय लोकतंत्र है। अब इसको पढ़ेंगे, सम है क्या वो भी देखेंगे। और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, यानी कुछ लोगों ने चुना कि ठीक है हमारी तरफ से आप शासन करो, देश पे आप चलाओ देश को, हम आपको चुन के भेजेंगे, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करेंगे आपका, ठीक है, आप हमें रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं कल को आप कहोगे नहीं ये तो सरकार मेरी है, ये हम इसके मालिक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से होगा, पार्लियामेंट की तरह से होगा और प्रेसिडेंट की तरीके से होगा। तो इसमें क्या है, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पहले एक हेडिंग डाल लो, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक लाइन ये लिख लो, सीधे जनता का शासन, यानी कि पहले जनता, सीधे जनता का शासन लिख लो और ब्रैकेट में लिख लेना जनता के द्वारा मीटिंग करके नियम कानून खुद बनाना। यानी उसमें क्या लिखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हेडिंग डाली, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हेडिंग डाली, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपने क्या लिखा, यानी आपने लोकतंत्र लिखा था, लोकतंत्र का वर्गीकरण करा, उसमें पहला वर्गीकरण क्या लिख रहे हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके अंदर लिखोगे सीधे जनता का शासन और ब्रैकेट में लिख लो जनता के द्वारा मिलकर, जनता के द्वारा मिलकर खुद नियम व कानून बनाना। इससे तो समझ जाओगे, मोटा मोटा आइडिया लगा लोगे। पहले के टाइम में क्या होता था, खुद जनता, कम जनसंख्या होती थी, अब जनसंख्या इतनी सारी है कि भारत में इतनी जनसंख्या है, कहाँ मिल, जनता के द्वारा मिलकर खुद नियम कानून बनाना, नियम कानून कायदे सब बनाना, ठीक है, नियम कानून व्यवस्थाएं बनाना, सब कुछ आदि करके लिख लो, नियम कानून आदि बनाना। यानी समझ रहे, अब की तौर पे इतनी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या सब एक जगह मिलकर बैठ पाएगी, नहीं बैठ पाएगी, इतनी बड़ी जगह नहीं, कहीं एक जगह बैठ जाए, नहीं बैठ पाएगी ना, कोई देश में भी नहीं बैठ पाएगी। लेकिन अब कुछ लोग कंसेप्ट ऐसे बताते हैं कि अब तो सोशल मीडिया चल रहा है, आप जूम मीटिंग कर लो, ऐसे वाली मीटिंग कर लो, है ना, उसमें तो ऑनलाइन एक जगह सब लोग बैठ जाएंगे। हाँ, तो अब कुछ लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की फिर से बात कर लें कि ऐसा संभव हो सकता है। अब तो आप अपने देश के लोग कनेक्ट कर ही लो एक साथ, दूसरे देश के तक कनेक्ट कर लोगे। लेकिन अब पहले ऐसा नहीं था, पहले सोशल मीडिया ऐसी नहीं थी, तो इस टाइम उसको मना करा गया संसदीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। तो लेकिन अब बताना कि अब के तौर पे ये मुद्दा भी कोई उठा सकता है कि ठीक है पहले तो आप मिलकर नहीं कर सकते, एक देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब तो भाई आप सोशल मीडिया के दौर में ऐसा कर सकते हैं, अच्छा सर्वर बनाएं, अच्छी नेट की व्यवस्था करें, सब लोग अपने फ़ोन में बैठ के सब लोग मीटिंग कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कल से क्या नियम रहेगा, कानून क्या रहेगा। लेकिन आप देखते होंगे कि एक कॉलोनी में अगर 10-12 लोग रह रहे हैं, वो दो कॉलोनी की जब मीटिंग होती है तब लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि तुम्हारी क्या चलेगी, हमारी क्या चलेगी। और यहाँ जनसंख्या कितनी है अपनी भारत की, 1 अरब से पार है, कितनी है 1 अरब से पार, हाँ 1.4, ठीक 1.4
अब टच करेगी 1.5 आगे जाएगी, लेकिन 1.4 मानते हैं, ठीक है। 140 करोड़ इतनी जनसंख्या है, ये सब लोग मिलकर बैठेंगे, कितनी लड़ाइयाँ होंगी। तो फिर इसलिए फिर से उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ठीक है अब सोशल मीडिया आ गई, अब सब लोग एक साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बवाल होगा, अब डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि क्या होना है, फिर अगले दिन मीटिंग ऐसे होगा, इसलिए हमने उसको खारिज ही कर दिया। ठीक, ये पहले उसमें लिख लिया। अब दूसरा 1 हो गया, 2 होगा, फिर अगर 2 का ए और 2 का बी हम बाद में लिखेंगे, पहले 2 लिखो। 2 में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या मतलब क्या होता है, जो हेडिंग डालो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डाल ली। उसमें लिखो जनता अपना प्रतिनिधित्व, या जनता प्रतिनिधि, अब जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन करवाती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन करवाती है, यानी जनता ही करवाएगी। अभी जनता डिसाइड करेगी, हमने आपको वोट दिया, आप जाएं, आप शासन चलाएं। जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन करवाती है। कैसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र? नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहले चलता था ना, बताया ना आपको। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहले, लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, जनता जहाँ पे है, जनता का शासन, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, जनता का शासन। तो जहाँ पे है, हाँ, उसके बाद में सब हुआ 30 वर्षीय जो हुआ, उसके बाद में मीटिंग डिसाइड हो गई उन्होंने कि भैया हम प्रतिनिधि। उससे पहले भी फिलहाल राजा महाराजा लोग चलते थे, लेकिन ऊपर नीचे चलता रहता था। जनता जब बहुत पहले नगरीय व्यवस्था, जब नगरीय व्यवस्था नहीं शुरू बनी थी, शुरू में उसमें लोग, नगर के लोग इकट्ठे होकर अपना नियम का, जनता का प्रतिनिधि, जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनकर शासन करवाती थी, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये हो गया। अब 2 का ए डालो, 2 का ए यानी केस नाम है संसदीय लोकतंत्र। टू का ए लिख लिया, आपने डायग्राम तो बना ही लिया था। इसमें ऐसे लिख लो, पहले एक लाइन लिख लो, बाद में मैं डिफरेंस के तौर पे ऐसे लिखवा दूंगा, ऐसे डायग्राम बनवा दूंगा। जैसे आप पेज है ना, पेज पे आप ऐसे क्या करोगे, बीच में बांट लोगे, यहाँ लिख लोगे संसदीय लोकतंत्र और यहाँ लिख लोगे अध्यात्मक तक। इसका पॉइंट लिखवाएंगे, इसके दोनों के बीच में तुलना भी होती रहेगी। अभी आपने जो हेडिंग डाली उसमें इतना लिख दो, कुछ देशों में यह व्यवस्था है जैसे भारत, उसमें बस भारत लिख के छोड़ दो। कुछ देशों में यह व्यवस्था है जैसे भारत। नंबर 2 का बी डाल के उसमें लिख दो, कुछ देशों में यह व्यवस्था है जैसे यूएसए। हाँ, मतलब ऐसे लिख लो। मैं अभी और बातें लिखवाऊंगा इसमें, फिर मैं ऐसे करके लिखवा दे रहा हूँ ना आपको, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको तुलना भी होती रहेगी और आपको बीच में दोनों के डिफरेंस तो समझ में आएगा कि क्या क्या है, और जो भी मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, गुण अवगुण हैं, वो भी समझ में आएंगे। लिखा, ठीक है। ऐसे करके बना लो, संसदीय लोकतंत्र लिख लो इधर। कुछ देशों में यह व्यवस्था है जैसे यूएसए। अब मतलब हेडिंग पढ़वा दी आपके लिए, तो आपको कुछ लिखवाना तो ऐसे लिखवा दो, कुछ देशों में यह व्यवस्था है जैसे यूएसए। अब ऐसे करके पेज पे अपने ऐसे कर बना लो जरा, आधा आधा बीच में लाइन खींच के, एक तरफ संसदीय लोकतंत्र लिखो, एक तरफ अध्यक्षात्मक लोकतंत्र लिखो, ठीक। अब संसदीय लोकतंत्र में पहला पॉइंट लिखो जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट बोलूं संसदीय लोकतंत्र में, पहले ये समझो, यहाँ पर देखो हमने बात पीछे कर चुके हैं लेकिन फिर से समझो। विधायिका हमने पढ़ा था और कार्यपालिका, फिर हमने देखा था एक न्यायपालिका अलग से देखा था हमने, ठीक। और हमने देखा था कि लोकतंत्र के 3 पिलर होते हैं, लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी इन पर टिकी हुई, यानी कि ऐसे लोकतंत्र है, एक कोई ढांचा है लोकतंत्र का ढांचा, इस ढांचे 3 स्तंभ पे ऐसे टिके थे। एक कौन सा, एक विधायिका हो गया, एक कार्यपालिका स्तंभ हो गया, एक हो गया न्यायपालिका। लेकिन अब चौथा स्तंभ एक बाद में और जोड़ दिया, किसको बोलने लगे, मीडिया को। ये ध्यान रखना, ये नया स्तंभ जोड़ दिया था। अब मतलब इन 4 पे लोकतंत्र टिका हुआ है, एक भी कोई डगमगाया तो लोकतंत्र थोड़ा बहुत हिलेगा, ऐसे करके बात हो रही है। तो विधायिका, यहाँ ऐसे डायग्राम है, तो विधायिका का मतलब क्या हो गया, जो जहाँ पे बैठ के लोग कानून बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विधि, यहाँ पे विधि मतलब लॉ बनेगा, ठीक है। कानून यहाँ बनेंगे विधायिका में, ठीक, कानून बनाए जाएंगे। अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लेना, कहीं साइड में भी वो
अगर ये बना लिया हो तो साइड में लिखना, अगर नहीं बनाया हो तो ऐसे लिख लेना। कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? जो कानून लागू करवाएगी, कानून लागू करवाना, कानून लागू करवाना, ये कार्यपालिका का मतलब हो गया। न्यायपालिका का मतलब क्या हो गया? चेक करते रहना, समय समय, चेक एंड बैलेंस वाला काम है, यानी कि चेक करते रहना, चेक करना, चेक लिखते हैं नहीं, चेक इंग्लिश क्या बोले, चेक, चेक करते रहना कि भाई आपने कानून बनाया, किसको चेक करते रहना? कानून को, ठीक है। कानून वानून बनाया वो ठीक बनाए, संविधान के हिसाब से चल रहा है कानून बनाना, या कुछ भी वैसे ही बना दिया, संविधान में लिखा है वैसे ही बनाया है, या कैसा और कानून बना दिया आपने, ठीक है। आईपीसी वगैरह वो सब मेंटेन होती है उसमें, वो सब देखेंगे हम लोग। आईपीसी धारा जो है, आईपीसी है, सीआरपीसी है जी। अभी नहीं लिखना, अभी मैं समझा रहा हूँ। मैंने बताया अगर आपने ऐसे बना ली तालिका तो आप साइड में लिख लो ये, और ऐसे एक छोटा सा बना लो, लोकतंत्र का ढांचा बना हुआ इन 4 स्तंभों पे टिका हुआ है, ठीक है, साइड में बना लो, जिससे आपको ध्यान रहेगा। क्योंकि अभी मैं ये सब वर्ड यूज़ करूँगा ना तालिका में, डिफरेंस में, विधायिका, कार्यपालिका। मीडिया का ये काम है कि विधायिका की जो बात है वो बताए, वो जनता तक तो पहुँचाओ आप। जनता इनसे, जनता थोड़े बैठेगी इसमें रूम में आके, विधायक जहाँ कानून बन रहे हैं, जहाँ लागू करवा रहे हैं, वहाँ नहीं। न्यायपालिका कोर्ट में हर जनता नहीं घुस के बैठ सकती है। तो मीडिया का काम है कि आपको तो जाने को मिल जाएगा, आप निष्पक्ष तौर पे वही बात पहुंचाओ जो वहाँ हो रही है। लेकिन हाँ, मीडिया लेकिन करेगी नहीं, वो आपके तौर पे है ना। लेकिन मीडिया की जो परिभाषा है वो क्या है? निष्पक्ष तौर पे। लेकिन कुछ मीडिया अपने भारत में ऐसी हैं जो कर रही हैं, बहुत निष्पक्ष तौर पे काम कर रहे हैं, और कुछ, यानी कि हर जगह ऐसा है कि कुछ निष्पक्ष तौर पर काम कर रहे हैं, कुछ जगह हम देखते हैं किसी एक सरकार की, एक पार्टी से झुकी हुई मिली चल रही है। लेकिन अपने भारत में बहुत कुछ ऐसी मीडियाज़ हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर बिल्कुल न्यूज़ प्रोवाइड करा रही हैं, यानी जो बात है एग्जैक्टली वही बता रही हैं, कोई इसमें मिर्च मसाला माल के अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, जनता को लोभ लुभान नहीं कर रहे हैं, तो सही बात है वही बता रहे हैं। तो मीडिया का काम शुरू स्तंभ इसलिए बनाया गया था कि भाई जनता तो यहाँ सब है नहीं, जनता इस जगह है नहीं, तो आप विधायिका का क्या कानून बना, कौन सा कानून पारित होने वाला है। जैसे कि अभी अगर आप करंट में समझोगे, कल मोदी जी मतलब ये आदेश आया कि 25 जून को हम क्या मनाया करेंगे, अब संविधान हत्या दिवस, इसको हम ऑब्जर्व करा करेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम। एक होता है सेलिब्रेट करना, हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, संविधान हत्या दिवस, यानी संविधान की इस दिन हत्या कर दी गई थी, इमरजेंसी लगा के आपातकाल पे। ये अभी सरकार ने एक मतलब उन्होंने दिन घोषित किया है। और हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर, आज तारीख 26 नवंबर, तो जो हमारा दिन तो वही हुआ, आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को, तो यानी हर 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और अब से यानी कि 2025 से, आज से नहीं, इस बार साल तो जून तो निकल गई, तो 2025 से हम संविधान हत्या दिवस भी मनाएंगे। ये भारत पहला देश होगा पूरे विश्व में जो संविधान का हत्या दिवस भी मनाएगा। संविधान दिवस तो कई देश मनाते हैं, लेकिन संविधान हत्या दिवस भारत, तो यानी ध्यान रखना संविधान दिवस कौन सा हो गया, संविधान दिवस 26 नवंबर, 25 कोई बोल रहा था। और संविधान हत्या दिवस कब हो गया, हत्या दिवस 25 जून, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये 2025 से होगा पहला। अगर कोई पूछेगा सबसे पहली बार संविधान हत्या दिवस कौन से साल में मनाया गया, तो 2025 में। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर सन 1949 से चलने लगा, लेकिन अभी नहीं, संविधान 1949 नहीं, वो अभी संविधान दिवस, ये आप पता करना कब है, अभी मैं बताऊंगा नहीं। संविधान दिवस तब से नहीं मनाया गया, संविधान दिवस अभी लागू करा गया है, वो भी जल्दी में, ठीक है। संविधान दिवस कब से हम मनाने लगे कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस कहा करेंगे, ये एक बार पता करके बताना कि ये कब से करेंगे, होमवर्क के तौर पे। मतलब ये 2025 से लागू हुआ है, संविधान दिवस कब से लागू हुआ है ये भी बताना है आपको, कल पूछेंगे हम, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आओ, देखो विधायिका, कार्यपालिका यानी कि मीडिया का काम हमने समझ लिया। अब ये तालिका बना लो ऐसे करके। अब संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मक लोकतंत्र को जल्दी जल्दी पढ़ लें, उसके बाद हम गणराज्य की 2 भाषा पढ़ लें, 2 शब्द पढ़ लें, फिर देखते हैं हम। हाँ 3 बज गए हैं, बिल्कुल मुझे पता है, थोड़ा देख लिया, लेकिन ये लिख ले फटाफट जल्दी से, जल्दी लिखो पॉइंट यहाँ पे ना। तालिका बनाई, पहला संसदीय लोकतंत्र में एक पॉइंट लिखो, इसमें किसमें, यानी कि इस व्यवस्था में, इसमें विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई हैं, विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई है, यानी संसद है, संसद में विधायिका कार्यपालिका है, वही नियम बन रहा है, वही लागू होंगे, उसी के वहीं पे वो लोग बैठे हुए हैं। उस वाले में, दूसरे वाले अध्यक्ष लोकतंत्रात्मक में पहला पॉइंट लिखो, इसमें विधायिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग हैं, पृथक हैं। लिखा ना, पहले वाले संसदीय लोकतंत्र वाले में क्या लिखा आपने, इसमें विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई हैं और न्यायपालिका अलग तो है ही, न्यायपालिका जुड़ी हुई नहीं है। और तीसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या लिखोगे, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, इसमें विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो संसदीय लोकतंत्र में। ये पहला पॉइंट हो गया, दोनों में तुलना भी होती रही संघ में। दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका कोई और बना बैठा है, वास्तव में कोई और कार्य कर रहा है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है ना, और अध्यक्षात्मक में दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, इसमें अंतर नहीं पाया जाता है, ऐसे लिख लो, है ना। पूरा क्यों लिखवाएं, पूरा लिखवा दूं, पूरा लिखने के लिए वैसे लिख लेना, इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, इसमें अंतर नहीं पाया जाता है। हाँ, अब तीसरा पॉइंट देखो, लिखना ऐसे करके पॉइंट ना, थोड़ा अच्छा लिखना, ऐसा लगता है कि आपने पहला पॉइंट लिखा ऐसे करके, अब इसमें आपने जो तीसरा पॉइंट लिखा ना ऐसे करके, दूसरा पॉइंट जो लिखा है उसमें थोड़ी इस वाले में ज़्यादा लाइन लिख ली हैं और उस वाले में एक ही लिखा है, इसमें अंतर नहीं पाया जाता है। तो तीसरा जब लिखो तो इसमें तो यहाँ लिखोगे, तो उसमें यहाँ मत लिख देना ऊपर जाके, उसमें बिल्कुल इसी की सीध में लिखना, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वास्तविक कार्यपालिका, यानी इसमें वास्तविक कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, टेन्योर, फिक्स टेन्योर, इसमें वास्तविक कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल, यानी कि कोई निश्चित कार्यकाल, टेन्योर कि कब से कब तक चलेगा, निश्चित कार्यकाल नहीं होता। उसमें लिखोगे निश्चित होता है, उसमें क्या लिखोगे, निश्चित होता है, मतलब वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, और निश्चित होता है तो ब्रैकेट में लिखना 4 साल, 4 साल तक का होता है उसमें। आई बात समझ में। चौथा लिखो पॉइंट, यह व्यवस्था यानी कौन सी, संसदीय लोकतंत्र बात कर रहे हैं, यह व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व, यह व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी यह व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कार्य करती है। उसमें लिखो चौथा पॉइंट, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कोई प्रावधान नहीं है, किसमें, अध्यक्षात्मक प्रणाली में या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ये 4 पॉइंट लिखे, ठीक। अब बहुत तेज़ी से देखो, पहले चारों समझ लो, फिर इसके बाद गुण और अवगुण, इनके यानी कि विशेषताएं और सीमाएं बताते हैं क्या क्या है। लिखा, अब देखो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, इसमें विधायिका और कार्यपालिका हाँ आपस में जुड़ी, यानी कि संसद वाले में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि जो हमने लिखा ना संसद में क्या है, लोकसभा राज्यसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा में ये विधायिका कार्यपालिका यही है, ठीक है, ये बात समझ में आई। और हमने देखा उसमें क्या है, अध्यक्षात्मक में विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग है, ठीक, कांग्रेस नाम से वहाँ पे उनकी सब संस्था है, तो विधायिका कार्यपालिका वहाँ अलग है, न्यायपालिका भी अलग है, बिल्कुल अलग है, मतलब हमारे यहाँ विधायिका कार्यपालिका तो जुड़ी हुई हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन न्यायपालिका अलग है। संसद में क्या, विधायिका कार्यपालिका संसद में ही बैठ रही है और न्यायपालिका अलग है, लेकिन वहाँ उसमें क्या है, यूएसए वगैरह में जो अध्यक्षात्मक प्रणाली जहाँ चल रही है वहाँ पे ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये सबकी बिल्डिंग अलग अलग है, तीनों बिल्डिंग अलग अलग है, ठीक है।
ये बात समझ में आ रही। दूसरा हमने पॉइंट लिखा था कि इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर है किसमें, संसद वाले में। यानी कि नाम मात्र की नाम मात्र का कौन है कार्यपालिका वाला, प्रेसिडेंट, काम कर रहे हैं पीएम। देखो सारे काम जो पीएम जो भी काम कर रहे हैं, पीएम ने कुछ भी काम करा, कहीं देश की यात्रा करी, कोई कानून लगाए, सब करा, सब इनके नाम पे हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। कि उसमें लिखा होता है कोई भी नियम कानून प्रेसिडेंट का होता है कि मैं ऐसे ऐसे करवा रहा हूँ, सब इनके नाम पे हो रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है, ये पीएम। तो नाम मात्र के बने रहेगा ये। अगर इनके नाम पे भी नहीं हो रहा होता, नाम पे भी इनके हो रहा था, कर भी ये रहे होते तो यही ठीक है, वास्तविक भी यही और नाम के भी यही है। नाम के तो ये हैं, नाम पे इनके हो रहा है, लेकिन असल में वास्तव में कौन है, ये हैं। तो इसमें नाम मात्र के में अंतर पाया जा रहा है ना, इन दोनों में अंतर है। उसमें जो नाम का जिसके नाम से हो रहा है, प्रेसिडेंट के नाम से हो रहा है, कर कौन रहा है, प्रेसिडेंट ही कर रहा है, तो उसमें नाम मात्र अंतर नहीं पाया जाता। तीसरा हमने पॉइंट क्या लिखा था कि वास्तविक कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, जो पीएम बने हुए ना, वास्तविक कार्य जो वास्तव में ये लोग पीएम है, ये पीएम का कोई फिक्स नहीं है। इनके प्रेसिडेंट का तो फिक्स है, वो 5 साल तक रहेंगे, इनका कोई फिक्स नहीं। अलग अध्यात्म वगैरह हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन पीएम का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। बोलते 5 साल के लिए चुन गए, 5 साल के लिए चुने, अगर बीच में अगर इनके पास वोटिंग गिर जाए, इनके संसद जो इनके सांसद लोग उन्होंने अपना वरना सपोर्ट खींच लिया, तो पीएम मोदी को आज का अभी त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक प्रस्ताव जारी होता है, अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है वो एक बिल ला देती है, अविश्वास प्रस्ताव, कि हमें नहीं लगता कि आज की सरकार जो चल रही है, यानी बहुमत में सरकार जो चल रही है, इनके पास अब वो बहुमत बचा है सरकार बनाने का, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो अगर वो पारित हो जाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, यानी कि मोदी जी के सपोर्ट में लोगों ने उस टाइम संसद में बैठे बैठे लोगों ने वोट नहीं किया कि हम मोदी जी के सपोर्ट में हैं, उनको बहुमत नहीं मिला, तो वहाँ पर त्यागपत्र देना पड़ेगा उनकी सरकार को। ये बात समझ आ रही है, यानी कोई 5 साल के लिए बोला है, लेकिन 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है। ये बात समझ में आ रही है। भाई उसमें क्या है, उनका निश्चित कार्यकाल है, यानी 4 साल का, उनको 4 साल बोला, वो 4 साल तक रहेंगे। ये बात समझ में आई। फिर हमने अगला पॉइंट लिखा था, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व है, यानी कि जब इनकी सरकार गिरेगी, तो जब ये मोदी जी त्यागपत्र देंगे, तो संघ में इनके जितने सांसद हैं उनकी सरकारों को सब त्यागपत्र देंगे, सब एक साथ। ये नहीं कि आप दो भैया हम तो संसद बने रहेंगे, उनका सबको फिर से चुना जाएगा। और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर अगर उनका गिरा, उनका हुआ हटाया जाएगा प्रेसिडेंट को, तो सिर्फ वहाँ पे प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देना पड़ेगा, वहाँ पे कोई नहीं देगा और नहीं देगा। प्रेसिडेंट के ऊपर लांछन लगा तो प्रेसिडेंट होगा। फिर हमने 4 पॉइंट ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे इसी में, इसके लिखेंगे कि हम गुण की बात करेंगे, इसके अच्छी बातें क्या हैं, गुण। हेडिंग हल्की सी बना लो, 5वें पॉइंट में गुण, 5वां पॉइंट गुण, और ऐसे हेडिंग मार लो। 5 लिखा, 5वां पॉइंट, और गुण का मतलब मेरिट्स, यानी कि अच्छी बातें क्या हैं, संसदीय लोकतंत्र की अच्छी बातें क्या हैं। तो पहली एक अच्छी बात लिखो, यानी कि इसके अंदर ए लिखना, पॉइंट गुण लिखा तो इसके अंदर ए पॉइंट लिखो, यहाँ पे ए पॉइंट, गुण के अंदर ए पॉइंट लिखोगे। यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है जिससे तानाशाही से रक्षा होती है। यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है जिससे तानाशाही से रक्षा होती है। अभी हम समझाएंगे, लिखते रहो, ये सब कुछ है क्या। बी पॉइंट में लिखो, यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है जिससे तानाशाही से रक्षा होती है। यानी इसकी अच्छी बात क्या है, जहाँ हमें ये पॉइंट में क्या लिखा, यह कौन, यह संसदीय लोकतंत्र, यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है जिससे तानाशाही से रक्षा होती है, जिससे तानाशाही से रक्षा होती है। अब समझो, हाँ ना, बी पॉइंट में बोल रहा हूँ, पहले ए पॉइंट को समझो। हाँ, ए पॉइंट को समझ लो क्या है यह, मतलब हमें जब लगा कि पीएम मोदी अब यहाँ पे तानाशाही दिखा रहे हैं कि भाई इनका अपने कुछ भी कानून बनाए पड़े हैं, तो हम क्या इनकी सरकार गिरा सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी तानाशाह नहीं होने सकते हैं, तानाशाह कोई व्यक्ति नहीं बन पाएगा। तो ये उत्तरदायित्व, यानी कि इनको अपना काम दिखाना पड़ेगा, आपने क्या काम करा है क्या नहीं करा है, वरना सरकार चेंज भी हो जाती है। तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, तानाशाही नहीं बनी रहेगी। ए पॉइंट लिखा, ये गुण अच्छी बात है संसदीय लोकतंत्र में। बी पॉइंट नहीं, इसी में ऐसे लिखो, यहाँ आपने गुण लिखा है इस वाले में, इसमें अब गुण लिखो, अवगुण, अवगुण लिखना, अवगुण यानी कि इसकी बुरी, जो इसकी अच्छी बात है वो इसकी बुरी बात है। अभी समझो, इसका ए पॉइंट लिखो अवगुण का, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें समय समय पर, ऐसे लिखना, इसमें समय समय पर तानाशाही की आशंका उत्पन्न होती है, इसमें समय समय पर तानाशाही की आशंका उत्पन्न होती है, इसमें समय समय पर तानाशाही की आशंका उत्पन्न होती है, इसमें समय समय पर तानाशाही की आशंका उत्पन्न होती है। ये उसकी गलत बात हो गई, यानी कि ना उनके पता है हमारे पास 4 साल है, पूरे 4 साल से पहले हमें कोई नहीं हटा सकता, तो वो 4 साल तक कुछ भी कर सकते हैं ना।
यहाँ पर इन्हें पता है हमारे पास 5 साल हमें दिए तो गए हैं, लेकिन हमने कुछ भी अगर पहले गलत किया तो 5 साल से पहले भी हम हट सकते हैं। तो इसलिए इनका उत्तरदायित्व बना रहेगा कि भाई मुझे उत्तरदायित्व है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, अगर मैंने ज़्यादा तानाशाही दिखाई तो मुझे अभी हटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या, इसकी ये गलत बात है, अवगुण है कि भैया इनको 4 साल पूरे फिक्स दे दिए गए हैं, कोई नहीं हटा सकता 4 साल से पहले। इसका मतलब वो क्या है, अपनी तानाशाही आ सकती है उसमें धीरे धीरे 4 साल तक की। ठीक बात। अब बी पॉइंट इसमें लिखो, इसका गुण क्या है दूसरा, अच्छी बात क्या है संसदीय लोकतंत्र की, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है। 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 उसमें लिखो बी पॉइंट अवगुण वाला, इसमें समय समय पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है। इसमें समय समय पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, गतिरोध उत्पन्न होता है। गतिरोध यानी कि बीच में विवाद, गतिरोध। ठीक, ये बात समझ में आई। यानी कि जो इसके गुण हैं संसदीय लोकतंत्र के, वो उसके अवगुण हैं। जो इसमें अच्छी बातें हैं वो उसमें खराब बातें हैं, वही वाली बातें। अब छठा पॉइंट बनाओगे, इसके अवगुण लिखोगे। अवगुण लिखोगे यानी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स अवगुण वाली हेडिंग बनाओ छठे पॉइंट में। ठीक है, उसके अंदर ए लिखोगे, ये संसदीय लोकतंत्र के अंदर लिखोगे, इसके अवगुण का ए पॉइंट लिखोगे और वो उसका गुण हो जाएगा। लिखो समय समय पर इसमें राजनीतिक अस्थायित्व, समय समय पर इसमें राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है। राजनीतिक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व, ये लिखा है अस्थायित्व। समय समय पर राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है या उत्पन्न होता है। स्थायित्व, ये था थर्मस। उसी में अब इसमें उसमें हेडिंग डालाओगे क्या, छठी पॉइंट में क्या गुण लिखोगे, उसकी हेडिंग गुण का ए पॉइंट लिखोगे, उसके गुण का एड पॉइंट क्या लिखोगे, नहीं होता है। यह राजनीतिक स्थायित्व, वहाँ अस्थायित्व लिखा है, यह राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक स्थायित्व बना रहेगा। नहीं होता लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें राजनीतिक अस्थायित्व नहीं होता है। ठीक है, वो भी सही है, राजनीतिक अस्थायित्व नहीं होता है। ठीक है, ऐसे लिख लो। इसका दूसरा लिखो अवगुण, 6 का बी। अवगुण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योग्य मंत्री परिषद की निर्माण की संभावना। योग्य मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, परिषद का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, योग्य मंत्री परिषद के निर्माण की संभावना कम हो जाती है। योग्य मंत्री परिषद के निर्माण की संभावना कम हो जाती है। यानी कि चलो पहले मैं पहले लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, फिर समझा देता हूँ। अब उसमें लिखो गुण का, उसका गुण की अच्छी बात क्या है, बी में लिखो उसका, योग्य मंत्री परिषद के निर्माण की संभावना होती है, के निर्माण की संभावना होती है। योग्य मंत्री परिषद के निर्माण की संभावना होती है। योग्य मंत्री परिषद के निर्माण की संभावना होती है। ठीक है, लिखा, इसमें समझो। अब फटाफट जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, 4 वाले ऊपर पॉइंट समझ लिए, उनका निश्चित कार्यकाल होता है, उनका नहीं होता है। अब इसके गुण को आप गुण समझ लो। इसके हमने गुण में क्या लिखा था, संसदीय लोकतंत्र का गुण क्या अच्छी बात क्या लिखी थी, पहले फटाफट बोलो बस। यानी कि तानाशाही से बचाता है हमें। यानी कि यहाँ पर कि जहाँ हमें लगेगा कि अब खतरा है सरकार से, वहाँ सरकार चेंज भी हो सकती है तुरंत, के 5 साल कार्यकाल है तो 5 साल से पहले हटाया भी जा सकता है उनको। ठीक है, और वहाँ पे 4 साल फिक्स हैं तो उसका वो अवगुण बन जाएगा कि 4 साल तक तो कोई हटाएगा नहीं हमें, तो तानाशाही आ सकती है, फिर 4 साल बाद ही हटा पाएगा। 4 साल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? वहाँ नहीं, जो अध्यक्ष यहाँ पे हटाया जाएगा,
तो यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पिछली बार जो मोदी जी की सरकार की 2014 से लेकर 2019 के बीच में जब ये पहला कार्यकाल था मोदी जी का, तब वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पारित करा भी गया था उनके लिए, लेकिन फिर वहाँ पे वो जीत गए मोदी जी। ऐसे एक बार अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है कि आप अविश्वास हैं, वहाँ पे लोग आपके बीच में विश्वास नहीं बनाए, तो आप बहुमत नहीं ला पा रहे हैं अगर, तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। हाँ, तो हम देखेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, सबको आगे पढ़ेंगे। जब अविश्वास प्रस्ताव मोशन वगैरह पढ़ेंगे तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, रचनात्मक, जर्मनी से हम सीखते हैं कि रचनात्मक प्रस्ताव लेके आओ, वो भी हम देखेंगे। अभी हम तुलना एक बार करेंगे, एक लाइन लिखेंगे भी ज़रूरी है, अभी ध्यान आ गया। अच्छा, यहाँ समझे, गुण लिखा आपने और समझे आया, तानाशाही से बचा लेगा। और दूसरा गुण क्या लिखा था, सॉरी अवगुण क्या लिखा था दूसरा उनके में? हाँ, तानाशाही नहीं होती। अब हमने गुण लिखा भारतीय, दूसरा कौन सा गुण लिखा है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है। लेकिन हमने समझा था यहाँ पर कि विधायिका और कार्यपालिका एक ही बिल्डिंग में, ठीक है, तो आपस में मिलजुल के बात कर लेते हैं। ठीक है, हम ये कानून बना रहे हैं, ऐसे लागू करने में दिक्कत तो नहीं आएगी, वो कहेंगे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसमें हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे बात होती रहती है। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बना है, उसमें क्या उसका गुण क्या है, इन दोनों अलग अलग है। ये पूरा बना के भेजा, तब बाद में भी कहते हैं अरे ये तो दिक्कत आ रही है लागू करने में, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, तब फिर से आए, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसमें सामंजस्य है, ये इसकी अच्छी बात है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें क्या अलग अलग है, उसकी बुरी बात हो गई। अब इसकी बुरी बात क्या होगी पहली कि अस्थायित्व, यानी कि क्या है भाई, 5 साल तक इनको काम दिया करने को, लेकिन 5 साल से पहले हटा दिया तो इनको किसी ने। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया उस टाइम, चाहे भले ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो 5 साल से पहले मोदी जी हट जाएंगे, तो यानी कि राजनीतिक अस्थायित्व आ जाएगा। अब फिर से चुनाव होंगे, अब कब होंगे ये भी डिसाइड नहीं है, या अभी त्यागपत्र दे दिया, अब चुनाव कब होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये सब वाली बातें। तो राजनीतिक समय समय पर राजनीतिक अस्थायित्व आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे। कई बार ऐसी सरकारें गिरी हैं, कई बार हटी हैं सरकारें, तो बार बार चुनाव करवाने पड़ रहे हैं, फिर से लोग, जनता को प्रभावित हो रही है जनता, ठीक, ये सब, ये राजनीतिक समय समय पर अस्थायित्व आता है, उसमें स्थायित्व जमा हुआ है, यानी कि अस्थायित्व नहीं है, क्योंकि 4 साल फिक्स हैं, 4 साल तक फिक्स है राजनीति। यह अवगुण हो गया इसका, वो इसका गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है कि योग्य मंत्रिपरिषद के चुनाव की संभावना कम हो जाती है, यानी कि क्या है, हमें यहाँ पे जो योग्य है, जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति, जो उस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन हम अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम क्या कहेंगे, पहले तुम जीतो, पॉलिटिक्स लड़ो, सांसद बन के आओ, जब सांसद बन के आओगे तब हम तुम्हें जाके यहाँ पे मंत्रिपरिषद में जगह देंगे, ठीक है, ये वाली बात है। वहाँ उनको क्या लगता है कि योग्य कोई व्यक्ति दिख रहा है, अरे तुम योग्य हो, तुम आओ, ये बैठो फटाफट आके सब काम करो, ठीक है, ऐसी वाली बात है। हालांकि कुछ थोड़ी सी प्रक्रिया होती है वो करवाते हैं, लेकिन यहाँ आपको योग्य मंत्रिपरिषद नहीं मिलेंगे, सांसद बड़े बड़े। योग्य का मतलब आप उस क्षेत्र फील्ड में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, आपके अंदर, आपके पास जनता की पकड़ तो है, आप जनता को तो बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हो, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी की कमी है ना, वो चीज़। तो योग्य मंत्रिपरिषद की यहाँ पे कम है, ये हम एक अवगुण समझ सकते हैं। और वहाँ पे वही योग्य मंत्रिपरिषद, वहाँ के बहुत मंत्री पढ़े लिखे, बहुत अच्छे से जानकार होते हैं, इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी हो पाती है, और वो उनके देश को फायदा पहुँचाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए इसे हम अवगुण बोल रहे हैं अपने देश में, उनके देश में से गुण बोल रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो जहाँ जहाँ वो सिस्टम है, वहाँ वाला सिस्टम, हमारे देश में ये सिस्टम है संसदीय। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, वैसे लंबा हो जाएगा, कि भारत को संसदीय लोकतंत्र की बजाय अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो ऐसी बात है, अभी इतना ही रखते हैं, हम कल देखते हैं कि हम कल इसको समझेंगे कि एक क्या है, और हम ये देखेंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव थोड़ा सा क्या है, और हम देखेंगे जर्मनी से एक रचनात्मक प्रस्ताव की बात हो रही है, कि रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव जो बात हो रही है वो हम देखेंगे कि जर्मनी क्या कहता है। यह समझे, पहले थोड़ा सा समझ लें कि हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव है, हमारे अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है कि आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया और 5 साल से पहली सरकार हटा दी, सिर्फ हटा दी। अब अगली कौन सी सरकार आएगी इसका डिसाइड नहीं है। जर्मनी में एक चलता है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, कि वहाँ पे रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव जो हमारे लाते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव, जर्मनी में क्या लेके आए, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव। उसका मतलब क्या है, हमारे अविश्वास प्रस्ताव की प्रकृति कैसी, विध्वंसात्मक, यानी सरकार हटाना, मतलब है कि सरकार हटा दो। हमारा उद्देश्य क्या है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का, कि उद्देश्य है सरकार हटाना। जर्मनी में क्या है, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसका मतलब क्या है, सरकार तो हम ये हटाएंगे, लेकिन इसके बाद तुरंत कौन सी सरकार बनेगी, यानी कि एक वोटिंग, इसी में वोटिंग हो रही है, कि आपको ये सरकार हटानी है नहीं हटानी, तो वोटिंग हो गई, और कि हटानी है तो हटेगी, और फिर दूसरी सरकार तुरंत बनेगी। इन सरकार को बनाना है, यहीं पे तुरंत ही वोटिंग करा लो, इनको बनाना है तो कहेंगे हाँ बनाना है, तो इसको हटाया और इसको तुरंत ही बना दी, तुरंत के टाइम इनको त्यागपत्र दिलवाया, इनको शपथ दिलवा दी। हमारा भारत में क्या है कि हटाना नहीं हटाना पूछा, और हटाना है तो हट गई, नहीं हटाना तो फिर से वो चलेगी, दूसरी बनेगी नहीं बनेगी मतलब नहीं है। जनता अपने देव वो समय अविश्वास प्रस्ताव हम पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रकृति पढ़ रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है रचनात्मक प्रदेश का। रचनात्मक का मतलब है कि हमें जो हटाना है, लेकिन हम दूसरी भी डिसाइड कर लें मन में तुरंत ही। यहाँ जब हट गई,
अब चुनाव कब होंगे, चुनाव आयोग अपने तारीखें बताएगा, कहाँ कहाँ कैसे चुनाव होंगे, कैसी प्रकृति होगी, फिर कौन कौन चुना जाएगा। सब सारे सांसद एक बार में त्याग पत्र देंगे, उन सांसद वो अलग अलग जगह से वोट लड़ेंगे, वो जीत के आएंगे, फिर कोई सरकार बनेगी, फिर वो सब बदलेगी। कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन वहीं पे बैठे बैठे जो अंदर सांसद तो जीत के आएंगे, सब अपोजिशन पार्टी के भी हैं, तो उन्हीं में सांसद में खड़ा हो गया, उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुन के भेज दिया कि हमारे प्रतिनिधि ये बनेंगे, हमारे लिए वोटिंग करा लो कि हमारी सरकार है नहीं है तो बन जाएगी। ये भी पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि भारत का संसदीय लोकतंत्र खतरे में है नहीं है, और ये अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र हमें अपना लेना चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, तो हम इतना देखेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक, अब इतना ही रखते हैं।